हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेलों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जिस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसी प्रकार से सेलों का भी संयोजन होता है। और सेलों संयोजन में हम लोग ज्ञात क्या करते हैं कि अगर दो या दो से अधिक सेल जोड़े जाएं तो उनका कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। और अगर इनको किस क्रम में या कौन से सेलों को जोड़ा जाए कि धारा हमको अधिकतम प्राप्त हो, ये हमको तीन चीजें इसमें ज्ञात करनी। अधिकतम धारा किस शर्तों के तहत प्राप्त होगी, कौन से क्रम में जोड़ेंगे, कौन से सेलों को जोड़ेंगे, और कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ये तीन चीजें हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी तीन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने हैं। एक सीरीज में जब जोड़ें तो कितना विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा और धारा अधिकतम कब मिलेगी, और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा और धारा अधिकतम कब मिलेगी। दोनों की शर्तें अलग अलग हैं। और मिश्रित क्रम होगा। मिश्रित क्रम मतलब होता है कुछ श्रेणी क्रम और कुछ समांतर क्रम में जब सेलों को जोड़ा जाए तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा और धारा अधिकतम कब प्राप्त हो गए ऐसे कॉम्बिनेशन से। तो ये सब तीनों कॉम्बिनेशन हमको बारी बारी से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन से। तो हेडिंग लगा लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें भी आपको दो पार्टों में इसको पढ़ना है। श्रेणी क्रम संयोजन में दो पार्ट कौन से होंगे। पहला पार्ट हमारा होगा ए पार्ट जब सेल एक ही दिशा में धारा भेजते। जब सेल एक ही दिशा में धारा भेजें, हम एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ दो सेलों को लेकर के, और दो मानेंगे दोनों सेल के विद्युत वाहक बल अलग अलग हैं और आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है। एक ही दिशा में धारा भेजने से क्या मतलब है कि जब सेल हम इस प्रकार से लगाएं, एक सेल लिया उसका विद्युत वाहक बल, दूसरा सेल लिया उसका एक आंतरिक प्रतिरोध लिया, इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E2 है, इसका है E1, और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2, और इन दोनों सेलों को हम A और B के बीच लगा दें। तो ये बताना है कि इस कॉम्बिनेशन ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है ना। एक सेल की एक प्लेट और दूसरे सेल की एक प्लेट को अगर आपस में जोड़ा जाए, जोड़ने के दो तरीके हमने बताए, या तो एक की प्लस एक की माइनस जोड़ें। तो ऐसे जोड़ने से क्या होगा, दोनों सेल एक ही दिशा में धारा भेजेंगे। ये भी इसी दिशा में धारा भेजेगा और ये भी इस दिशा में धारा भेजेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन होगा। एक तरीका इसका उल्टा हो सकता है, एक की माइनस दूसरे की माइनस जुड़ी हो, मतलब एक दूसरे की प्लेटें अगर एक दूसरे से जोड़ दें, एक की प्लस दूसरे की माइनस या एक की माइनस दूसरे की प्लस, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही कहलाता है। तो सबसे पहले हम जरा ये कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जब एक की माइनस और दूसरे की प्लस, दो से लिए अगर तीसरे की माइनस दूसरे की माइनस तीसरे की प्लस ऐसे जुड़े हों, तो दो से ज्यादा भी सेल हो सकते हैं। हम लोग n सेल लेकर के चलेंगे, लेकिन अभी शुरुआत हम लोग करेंगे केवल दो सेलों से, समझेंगे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले। तो ये कंडीशन जब धारा दोनों की एक ही दिशा में हो तब विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे और कितना आंतरिक प्रतिरोध होगा इसका ये भी ज्ञात करेंगे। तो अगर हम इसको ये मान लेते हैं कि इनका जो कुल विद्युत वाहक बल है वो E है, और E और उसका इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, मान लो इस सेल का इन दोनों सेलों का जोड़ जो आएगा, सेलों के विद्युत वाहक बल का जोड़ जो आएगा, जिसको हम लोग तुल्य विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, वो मान लिया E है, उसको लिख देते हैं E इक्विवेलेंट, ठीक है। और इस सेल का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा, वो आंतरिक प्रतिरोध कहां लिखा, तो वो मान लेते हैं R इक्विवेलेंट हो गया। जो बात समझ में आई, ये जो बिंदु हमारे A और B हैं वो वही बिंदु है जो ऊपर वाले में थे। समझ में आ रहा है, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा बन गया, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, E इक्विवेलेंट, और आंतरिक प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट के बराबर।
तो जरा इससे जरा इक्वेशन जरा बनाओ क्या बनेगी सेल की। और ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो v इक्वल टू होता है, फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोग, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसका बहुत यूज है यहाँ पर। अगर कोई सेल है और उसके सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर अगर निकालना है तो उसका फार्मूला ये होता है। तो अगर हम इस सेल का विभवांतर अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू ई, जितना विद्युत वाहक बल है माना हमने ई इक्विवेलेंट, माइनस प्रवाहित धारा मान लेते हैं आई है, सेल से निकलने वाली आई इसमें भी होगी, धारा तो आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, और आई इंटू आर इक्विवेलेंट। बिल्कुल इससे सूत्र की मदद से हमने ऐसे लिख दिया। इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसा बना सकते हैं। इसका हमने माना है अभी, माना इसका जो कुल, इस कॉम्बिनेशन का जो कुल विद्युत वाहक बल है ई इक्विवेलेंट, इस सेल का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो आर इक्विवेलेंट है। उसका समीकरण लिखना चाहें इस वाले सेल से, इस वाले फार्मूले से, v इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहां आर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आई है धारा, ई है विद्युत वाहक बल और ई है वी है इसका विभवांतर। कहाँ का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। ऐसा समीकरण बना सकते हैं। अब जरा इस जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है उसके हिसाब से जरा देखो, इसमें जरा किरचॉफ का नियम लगाओ। किरचॉफ का नियम लगाने के लिए धारा तो निश्चित कर ली हमने, सीरीज में धारा सेम रहती है सब जगह, धारा आई सब में जाएगी। अगर हम यहां पर किरचॉफ का नियम लगाएं तो किरचॉफ का नियम लगाने के लिए हमको एक पाथ भी निश्चित करना पड़ता है, और इसकी पाथ निश्चित करते हैं तो इसकी एक चिन्ह प्रॉपर्टी भी हम लोग लगाते हैं, यहां पर है। अगर धारा की दिशा में अगर हमारा पाथ है, धारा की दिशा में हमारा पाथ है तो उसको लेते हैं माइनस में प्रतिरोध और धारा गुणनफल को। और अगर हमारा पाथ अगर प्लेट के लिए क्या होता है, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं तो प्लस, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट से माइनस प्लेट को जा रहे हैं तो माइनस। ये पूरी प्रॉपर्टी हम लोग किरचॉफ के नियम में पढ़ चुके हैं। अगर किरचॉफ का नियम नहीं जानते तो पहले आप किरचॉफ का नियम देख लीजिए ताकि इसकी प्रॉपर्टी पूरी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल माइनस पे कब रखेंगे, जब हम माइनस को रखेंगे जब हम धारा की दिशा में चल रहे होंगे, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध और धारा गुणनफल प्लस में रखते हैं। और सेल के लिए क्या चिन्ह प्रॉपर्टी है, सेल के लिए अगर प्लस से माइनस में जाएंगे तो माइनस, माइनस से प्लस में जाएंगे तो प्लस। ये चीज हमको ध्यान रखने, जरा इसमें लगाओ जरा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम से क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ के नियम से बी ए, यानी इस बिंदु पर जो विभव है वो मान लेते हैं वी ए है, वी ए। आगे अब देखो यहां पर विद्युत वाहक बल जो है वो चल रहे हैं इस दिशा में, ऐसे पाथ हमारा ऐसे है चल रहे हैं। अब इसका मतलब चलेंगे तो प्लस से माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर E1। फिर आगे बढ़े, प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध देखो प्रतिरोध में धारा पाथ के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में होगी तो किसमें लेंगे हम लोग, प्लस में, तो प्लस आई इंटू R1, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना। धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है हम प्लस में रखेंगे जब धारा की विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तब। तो पाथ हमारा ऐसे है, हम धारा इस दिशा में विपरीत हुआ प्लस। फिर यहां पर सेल मिला, सेल में प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस E2। और फिर ये प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध में देखिए अभी भी हम पाथ के विपरीत दिशा में धारा है तो इसमें लेंगे हम लोग प्लस में R2 इंटू आई, और इसका बराबर आगे पहुंच गया तो बी बिंदु मिला, वहां पर बराबर हो जाएगा बी। तो VA माइनस VB कितना हो गया, विभवांतर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा विभवांतर, ये इसको क्या तो आगे से उधर ले जाना पड़ेगा तो क्या बनेगा E1 प्लस E2, ये प्लस हो जाएंगे। और इसको उधर ले जाओ, ये तो इधर ही बना, इसको इधर लाए, इसको उधर ले गए, ठीक है। और इसको उधर ले जाओ तो माइनस का हो गया, माइनस का हो जाने से आई कॉमन भी हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं।
अब देखो ये VA VB क्या है, VB माइनस VA, A पर विभव है, B पर विभव है, दोनों का अंतर करना है, यानी A और B के बीच विभवांतर होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, V के बराबर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R। ये किरचॉफ के नियम से समीकरण बना लेंगे, इस समीकरण डाल लेंगे हम लोग को 2। अब जरा देखो, जब का तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, तो उसका समीकरण हम लोग एक सेल, जब ये व्यवहार, जब इन दोनों कॉम्बिनेशन का व्यवहार एक सेल के तरीके होगा तो उसको हम इस प्रकार से ही तो लिखेंगे समीकरण। अब जरा इन दोनों का कंपेयर करा करके देखो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने जब तुलना करोगे तो देखो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा, E इक्विवेलेंट कितना है, E1 प्लस E2। ये तो हो गया कुल विद्युत वाहक बल, और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो गया, हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये तो सिंपल सा फार्मूला बन गया, सीरीज में अगर प्रतिरोध जोड़ना है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दो सीरीज में जुड़े हैं सेल, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में धारा भेज रहे हैं तो दोनों के विद्युत वाहक बल ऐड हो जाते हैं। समझ रहे हैं, यानी ये जो कॉम्बिनेशन कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, इनकी ध्रुवता सेम है, पोलैरिटी सेम, दोनों, एक का माइनस दूसरे का प्लस, दूसरे का माइनस तीसरे का प्लस, तीसरे का माइनस चौथे का प्लस, ऐसे जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है कि ये सेम पोलैरिटी में सब जुड़े हैं, यानी एक ही दिशा में धारा भेज रहे हैं। तो सब क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल निकालने के लिए सब सेलों का विद्युत वाहक बल जोड़ देते हैं। जैसे मान लो इसमें एक न लगा, दो न लगा करके मान लो n से लगे होते, यदि यहां यदि n सेल श्रेणी क्रम में लगे हैं तो क्या बन जाएगा शुद्ध, अच्छा बताओ। यदि n सेल श्रेणी क्रम में लगे हैं तब E का मान कितना होगा, E इक्विवेलेंट, जरा बताओ। तब E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो सबको सिंपली जोड़ देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं प्लस En, सबको जोड़ दिया। और R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट तो सीरीज में रहेंगे सब, तो सब को जोड़ सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn। तो ऐसे करके अगर सीरीज में लगे हैं, सब एक ही दिशा में धारा भेज रहे हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल अगर निकालना हो तो सिंपली हम उनको सीधे जोड़ देते हैं सब विद्युत वाहक बलों को, तो कुल विद्युत वाहक बल निकल आएगा। और सीरीज में होने के कारण सबको प्रतिरोध का सीरीज वाला जोड़ने का जो सूत्र है वो लगा दो, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से ये हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक ही दिशा में धारा भेज रहे हो तो उनका कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, सिंपली जोड़ देंगे दोनों विद्युत वाहक बलों को, या 3 विद्युत वाहक बल, 4 विद्युत वाहक, जितने भी लगे सबको इसी प्रकार जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर दूसरी कंडीशन अगर हो जाए तो क्या चेंज आएगा, अगर यहां पर हम बी पॉइंट लिखते हैं, जब सेल विपरीत दिशा में धारा भेजते हैं तब क्या होगा, देखो थोड़ा से निकालते हैं, जब सेल विपरीत दिशा में धारा भेजते हैं तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये जरा देखो। अगर हम इस सेल को इस प्रकार से न लगा करके हम कहें कि दोनों की माइनस प्लेटें एक साथ जुड़ी हों, ऐसे ये प्लस हो और ये माइनस हो, तब कितना विद्युत वाहक बल होगा। तो ये जब एक की माइनस दूसरे की माइनस ऐसे जब जुड़ी होती हैं तो कहा जाता है कि इनकी ध्रुवता विपरीत है, यानी पोलैरिटी विपरीत जुड़ी हुई है, दोनों सेल कैसे हैं, विपरीत पोलैरिटी के हैं, और तब विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है कि मान लेते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है दोनों सेलों का, कुल विद्युत वाहक बल उतना होगा, ये हमने माना है। और जब ऐसा मानेंगे तो समीकरण तो ये तो बन ही जाएगा पक्का। धारा मान लेते हैं, इससे आई निकलती इस कॉम्बिनेशन से, भाई धारा दोनों भेजेंगे अलग अलग, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ को भेजेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों सेल अलग अलग धारा भेजे और परिपथ में दोनों सेलों का अलग धारा हो, ऐसा नहीं होगा। जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक
रिजल्टेंट धारा प्रवाहित होगी इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, और वो उस दिशा में होगी जिस दिशा में ज्यादा विद्युत वाहक बल का सेल धारा भेज रहा होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए आगे बात करनी है। धारा की डायरेक्शन एक ही होगी सीरीज में, ऐसा नहीं ये सेल धारा अलग भेजे ये सेल धारा अलग भेजे, ऐसा नहीं होगी। दोनों धारा भेजेंगे तो अलग अलग, अगर अलग अलग देखो धारा अलग अलग होगी, लेकिन उनका रिजल्टेंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा दोनों। और किस डायरेक्शन होगा? जिस डायरेक्शन में अधिक विद्युत वाहक बल का सेल धारा भेज रहा होगा उस डायरेक्शन में कुल धारा होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ E1 का मान ज्यादा है, E2 का मान कम है, तो डायरेक्शन कैसे होगी धारा की? इस दिशा में। अब जरा इसके हिसाब से जरा किरचॉफ का जब नियम लगाओगे तो देखो यहाँ पर पाथ हमारा यही है, इसमें देखो VAI ये प्लस माइनस जा रहे हैं। अब देखो इसमें जो धारा का जो मान है, इसमें वो धारा की विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, हम चल रहे हैं दिशा में पाथ, तो क्या लेंगे? गुणनफल प्लस में, दिशा में का प्लस में हो गया। फिर सेल में देखो यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो यहाँ कौन सी आएगा? प्लस का, प्लस का आया। फिर यहाँ पर भी धारा विपरीत दिशा में है चलने के हमारे, तो यहाँ पर प्लस में आएगा बराबर VB हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा? इसको उधर ले आओ तो VA माइनस VB इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो गया, ये चेंज आएगा। इसको उधर ले गए प्लस, इसमें देखो इसको जब उधर ले जाओगे तो दोनों माइनस के हो जाएगा, तो माइनस का ले लो, R1 प्लस R2 आ गया। तो यहाँ पर चेंज सिर्फ क्या आ जाएगा? माइनस का लग जाएगा, बाकी ये चीज तो वैसे ही रहा। अब जरा फिर कंपेयर कराओ, कंपेयर कराने से क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इस समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना कराओगे तो इक्विवेलेंट कितना होगा? E1 माइनस E2। इक्विवेलेंट ये कितना लिखा है? E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जब विपरीत पोलैरिटी के जब सेल जुड़े हों तब उनका जो कुल विद्युत वाहक बल होता है वो दोनों के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि E1 माइनस E2 ही करो, E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है, उसको हम ज्यादा वाले को प्लस में रखते हैं, कम वाले को माइनस में रखेंगे और दोनों को घटा देंगे। ठीक है। प्रतिरोध अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो प्रतिरोध नहीं माइनस में हो जाएंगे, प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होगा वो R प्लस R2 रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जब विपरीत पोलैरिटी के सेल जुड़े हों, विपरीत पोलैरिटी में जब सेल जुड़े हों तो उनका जो विद्युत वाहक बल दोनों के अंतर के बराबर होता है, E1 माइनस E2 करके निकालेंगे। और जब समान पोलैरिटी जुड़े हों, समान पोलैरिटी मतलब फिर आपको याद दिलाना, समान पोलैरिटी मतलब होता है विपरीत प्लेटें आपस में जुड़ी हों तो उसको समान पोलैरिटी कहते हैं, इक्वल पोलैरिटी वाले हो गए। और जब इक्वल साइन वाली प्लेटें जुड़ी होती है तो उसको कहते हैं हम लोग विपरीत पोलैरिटी। और विपरीत का मतलब धाराएं विपरीत हो गई, इसमें धारा विपरीत दिशा, ये धारा इधर भेजेगा, धारा इधर भेजेगा, रिजल्टेंट धारा जो डायरेक्शन में एक निश्चित करनी पड़ेगी हमको। तो जब धारा विपरीत दिशा में भेजते हैं तब ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं और उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो दोनों के अंतर के बराबर हो जाता है। तो ये तो कॉम्बिनेशन हमारा है। तो जरूरी नहीं है कि 2 ही सेल लगे हों, 3 4 जितने भी सेल लगे हों, तो बस ध्यान रखो कि जो एक सेम पोलैरिटी में जुड़े हों उनके विद्युत वाहक को जोड़ देंगे और माइनस पोलैरिटी में या विपरीत पोलैरिटी में जोड़े उसको घटा देंगे। जैसे एग्जांपल एक ले सकते हैं हम लोग, इसको नोट कर लो जरा पहले और उसके एग्जांपल जरा देखो, नोट कर लिया। एक एग्जांपल से लेकर के इसको हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉम्बिनेशन बनाया गया सेलों का, और इन कॉम्बिनेशन से एक वायर प्रतिरोध में धारा भेजनी।
इस प्रकार से ये मान लेते हैं, ये है 4 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट। ये कॉम्बिनेशन ऐसे किया गया। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है 0.5 ओम, 1.5 ओम और 1, ये कॉम्बिनेशन। और ये जो धारा भेजी जा रही है वो प्रतिरोध मान लेते हैं 6 ओम का है। तो ज्ञात क्या करना है, इसमें धारा का मान बताना है कितना होगा, और इसमें धारा बतानी है कितनी है, और बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, और इक्विवेलेंट आर कितना होगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध। दो तीन चीजें जो पूछ रहा है, कैसे ज्ञात करें। तो पहले तो आप ई इक्विवेलेंट निकालना है। जो आप देखो ये सब कौन से क्रम में लगे माने जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में लगे माने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सबके विद्युत वाहक जोड़ देंगे, पोलैरिटी देखेंगे, सेम पोलैरिटी वाले के विद्युत वाहक लोग जोड़ेंगे और विपरीत वाले को घटा देंगे। तो देखो एक का प्लस दूसरे का, एक का माइनस दूसरे का प्लस, इसका मतलब सेम पोलैरिटी हुए। सेम पोलैरिटी हुए इसका मतलब है कि इसका इसको मान लेते हैं ये E1 है, ये है E2 और ये है E3। तो E1 प्लस E2 ये तो करना पड़ेगा। और ये विपरीत पोलैरिटी, देखो ये माइनस और माइनस जुड़े हैं, इसका मतलब विपरीत हुए तो ये माइनस E3। तो विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस 2, 4 3 7, 7 में 2 कम हो गए 5 वोल्ट। इतना तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट में आपको सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी को लेना देना नहीं, सिंपली जोड़ देना है। R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 और 1 3 ये हो गया। अब धारा निकालनी है, तो धारा का फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, धारा I इक्वल टू होता है E अपान R प्लस R। मान लो ये एक सेल बन गया, एक और एक सेल बन गया, तो उसका विद्युत वाहक बल कितना आ गया, इसको लोग ई इक्विवेलेंट कह रहे हैं। कितना आया मान, इक्विवेलेंट कितना आया हमारा 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट की बैटरी की तरह व्यवहार करेगा ये कॉम्बिनेशन। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 3 ओम का। 3 ओम का इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा, और उसका जो कुल विद्युत वाहक बल होगा 5 वोल्ट। ऐसी एक बैटरी बन जाएगी। जो धारा, चूंकि दोनों प्लस वाले इस दिशा में धारा भेजेंगे तो कुल धारा इसी दिशा में बहेगी, इस दिशा में धारा नहीं बहेगी, इसमें माइनस जरूर दिशा में प्रयास करेगा भेजने का, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा सेम जाएगी, तो रिजल्टेंट धारा होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। तो अब इसमें प्रतिरोध अगर ये जोड़ दिया जाए 6 ओम का, तो धारा का मान कैसे निकाल लेंगे, ये आर इक्विवेलेंट का काम करेगा, कुल विद्युत कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है। तो इसको हम लोग सूत्र लिखना चाहें तो इसका लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं ना ऐसे। वैल्यू देखो जरा, ई इक्विवेलेंट कितनी आई है 5 बटे आर कितना है 6 प्लस 3, 6 3 9, यानी 5 बटे 9 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल अगर सीरीज में लगे हैं तो, ठीक है ना। और ये तो क्वेश्चन एग्जांपल था एक, मान लेते हैं 2 3 4 ना होकर के मान लो n सेल लगे हों, और n सेल लगे हों तो उनका विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, और उससे धारा अधिकतम कब प्राप्त हो, ये हमको ज्ञात करना है। तो अगला हेडिंग लगाइए, सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, जब n सिलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध
आंतरिक प्रतिरोध R है। मतलब ये अब सुविधा के लिए है, समझो। ये काम थोड़ा कठिन हो जाएगा, सबके विद्युत वाहक अलग अलग आने को मान लो तो कठिन हो जाएगी कैलकुलेशन। तो आसान करने के लिए यही हमारे सिलेबस में भी है, जब n सेल जोड़ने हो तो सब विद्युत वाहक कैसे मानेंगे हम लोग, सेम। तो अगर मान लेते हैं इसे सीरीज में जोड़ना है, एक सेल और सबकी सेम पोलैरिटी रखनी है जोड़ते समय, एक का माइनस दूसरे का प्लस, इस क्रम में जोड़ना है। और दूसरा सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा सेल इसका आंतरिक प्रतिरोध, इस प्रकार जोड़ते चले जाना है। कितने जोड़ने हैं सेल हमको, n सेल जोड़ने हैं। और इस सब कॉम्बिनेशन से धारा भेजनी है जहां, वो उसका प्रतिरोध है मान लेते R, ये वाहक प्रतिरोध हो गया। ये कॉम्बिनेशन करना है R, ये सबका विद्युत वाहक बल क्या है, E के बराबर है, और आंतरिक प्रतिरोध भी सबका है R। यानी कुल कितने सेल लगे हैं यहां से यहां तक, n सेल लगे हैं, n सेल यहां से यहां तक है। तो धारा का मान, अब चूंकि सेम पोलैरिटी में धारा तो क्लियर है कि सब दिशा में भेजेंगे धारा, यानी एक ही दिशा में धारा भेज रहे हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जब दो सेल जब एक ही दिशा में धारा भेजते हैं तो उनका कुल विद्युत वाहक बल दोनों के जोड़ के बराबर होता है। इसी प्रकार जब दो सेल हैं तो दोनों जोड़ के बराबर, तीन सेल है तो तीन को जोड़ दो, चार सेल है तो चार जोड़ दो, अगर n सेल है तो n को जोड़ दोगे। इसका मतलब है कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। देखो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, इसको हम कहते हैं E इक्विवेलेंट, इसके बराबर हो जाएगा E प्लस ई। सेम धारा की डायरेक्शन होने के कारण, धारा सेम होने के कारण जोड़ेंगे, कहां तक जोड़ेंगे, n पदों तक। n सेल है तो n पदों तक जोड़ो, जब n पदों तक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, Ne। एक सेल है E, दो सेल है तो 2E, तीन सेल है 3, ऐसे n सेल है तो Ne। कुल इक्विवेलेंट यानी कुल विद्युत वाहक बल आ गया Ne। आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसको लिखते हैं R इक्विवेलेंट। अब सब सीरीज में है तो इसको भी सबको जोड़ देंगे, R प्लस R ऐसे जोड़ेंगे n पदों तक, तो कितना हो जाएगा बताओ, सबको जोड़ेंगे n पदों तक तो कितना हो जाएगा, NR। इसका मतलब ये एक सेल की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन विद्युत वाहक बल कितना होगा उसका, E इक्विवेलेंट, और इसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा R इक्विवेलेंट बराबर। यानी इन सेलों का जो जोड़ करके एक बैटरी बन गई, और उस बैटरी का विद्युत वाहक कितना बन गया, E इक्विवेलेंट बन गया, और R इक्विवेलेंट उसका आंतरिक प्रतिरोध बन गया। अब इस सेल से धारा भेजो इस प्रतिरोध में, यानी ये समझो कि एक तरीके से समझना है कि ये n सेल मिल करके वही काम कर रहे हैं जो एक अकेला सेल E इक्विवेलेंट, इसका विद्युत वाहक बल है और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, मिल करके कर रहा है। तो तभी तो कहते हैं कुल विद्युत वाहक बल कितना हो। तो अब जरा इससे धारा का मान कितना आएगा, तो संयोजन से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इक्वल टू, प्रवाहित धारा I इक्वल टू E इक्विवेलेंट, यानी कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, और कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध यहाँ दो हैं, एक वायर प्रतिरोध है R और एक आंतरिक प्रतिरोध है R। E इक्विवेलेंट कुल जितना भी आंतरिक प्रतिरोध बन गया। यहां से I की वैल्यू जरा निकालो, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट कितना है हमारा, Ne कितना है, और R तो R रहने दो, और R इक्विवेलेंट कितना है, NR। ये वैल्यू निकाली, I की वैल्यू कितनी आ गई, Ne, I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, Ne अपान R प्लस NR। ये कुल धारा हमको इस कॉम्बिनेशन से मिलेगी। अब ये जरा देखो I की वैल्यू मैक्सिमम में मिनिमम कब हो, किन सेलों को जोड़ने से धारा अधिकतम मिलेगी। तो अब जरा इसके आगे इसको नोट कर लो जरा पहले, अगर हम
इसको आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। तो आई की वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या निकाली है, इसको यहां नोट कर लें। आई इक्वल टू एन ई अपान आर प्लस एन आर। इतनी कुल धारा हमको मिलेगी इस कॉम्बिनेशन में। इससे इसको जरा और आगे जरा समझो। इसको आगे समझने से ये दिखाई दे रहा है, कंडीशन पे लगाते हैं जरा फर्स्ट। यदि ये आपको सूत्र दिमाग में रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है प्राप्त धारा का। यदि R इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, अगर Y प्रतिरोध का मान इस कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम है तो हम R को अप्रोक्सीमेट 0 ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा है NR का मान तो ऐसा कर देंगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ई अपान ये R तो 0 हो गया, एन आर एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, E अपान आर। अब देखो यहाँ n गायब हो गया। अब n गायब होने का मतलब क्या है, कि सेल चाहे एक लगा हो, चाहे दो लगे हो, चाहे तीन लगे हो, धारा का मान वो एक ही सेल से के बराबर मिल रही है। ये मतलब हुआ। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर करना है तो इससे हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो धारा हमको एक ही सेल के बराबर मिलेगी। तब कंडीशन कब मिलेगी, जब Y प्रतिरोध का मान बहुत कम हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो। यानी जब ऐसे सेलों को जब जोड़ें जिनके आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है और उनको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कर दें और जहां धारा भेज रहे हैं वहां का प्रतिरोध बहुत कम हो, तो उससे प्राप्त होने धारा बहुत कम होती है। यानी एक सेल के बराबर जो धारा मिलेगी वही उतनी ही लगभग मिलती है। सिर्फ बहुत सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अतः हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः इस संयोजन से प्राप्त धारा, इस संयोजन से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होती है। यानी इसका मतलब है कि इस संयोजन से कोई फायदा नहीं है ऐसा करने से। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, इसको नोट कर लो जरा, नोट कर लिया। अगर यही कंडीशन जरा उल्टा कर दें हम, दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं, दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं यदि R इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, मतलब जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है उससे बहुत ज्यादा है Y प्रतिरोध, तो जब इसकी वैल्यू बहुत कम है तो हम लोग NR को लगभग 0 मान सकते हैं। जब ऐसा अगर होगा तो धारा का मान कितना मिलेगा, NE अपान ये पार्ट 0 हो गया, बचेगा बटे R। अब यहाँ पर देखो N आया है, अब अगर 2 से लगाओगे तो 2 गुना धारा मिलेगी, 3 से लगाओगे 3 गुना धारा मिलेगी, 4 से लगाओगे 4 गुना धारा मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए फायदेमंद होगा अगर धारा हमको अधिक प्राप्त करनी है श्रेणी क्रम संयोजन से। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इस संयोजन से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी ये समझ में आया। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारे सही है। धारा अधिकतम प्राप्त करने के लिए क्या निष्कर्ष निकाला हम लोगों ने, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में अधिक श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान अधिक प्राप्त करने के लिए
श्रेणी क्रम संयोजन में धारा अधिक प्राप्त करने के लिए ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिनका कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब हमको धारा अधिकतम मिलेगी। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में धारा अधिक प्राप्त करने के लिए ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिनका कुल आंतरिक प्रतिरोध का मतलब NR बाह्य प्रतिरोध से कम, तब ये अधिकतम धारा हमको प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन की, नोट कर लिया। दूसरा मेथड हमारा जोड़ने का है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन यानी इसको कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इस तरीके से कनेक्शन जब हो, एक सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध और दूसरा सेल, दो सेलों को लेकर के हम लोग तक चलेंगे, उसके बाद फिर एन सेलों की बात करेंगे। एक सेल का विद्युत वाहक बल है E1, उसका आंतरिक प्रतिरोध है R1, दूसरा सेल है विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध है R2। अगर समांतर क्रम में जोड़ना है तो दोनों के प्लस एक पॉइंट से और दोनों के माइनस एक पॉइंट से जोड़ो, ये एक बैटरी बन गई, यानी ये कॉम्बिनेशन हमारा ए और बी के बीच जुड़ गया, ये एक बैटरी तरह काम करने लगा। ये तो इसमें कह रहा है बताओ इसमें कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। तो इसके लिए क्या करें, हम ये धारा मान लेते हैं I1 है, इससे निकलने वाली धारा, इससे निकलने वाली धारा है हमारी I2, दोनों मिल करके यहाँ पर धारा जब मिल जाती है वो क्या बन जाएगी I, और I का मान कितना होगा बताओ, इधर से I1 इधर से I2 मिल जाएगी तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2, ये समीकरण में डाल लेंगे एक। अभी हम दोनों सेल के विद्युत वाहक बल अलग अलग लेके चल रहे हैं और आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है, और फिर हम बात करेंगे जब दोनों इक्वल विद्युत वाहक बल होंगे दोनों के और आंतरिक प्रतिरोध भी सेम होगा तब कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो एक पहले जनरल चीज हम देख के देखें, तो उसके लिए हमने मान लिया कि एक से धारा I1 है, दूसरे से I2 है, दोनों मिलकर के I मिलेंगे। अब जरा इसमें इस वाले परिपथ में यहां तक जो बना हुआ है हमारा, इस परिपथ में जरा किरचॉफ नियम लगाओ, इस तरफ हम, ये हमारा पाथ हो गया है ऐसे, यहां पर जरा लगाइए नियम जरा ए और बी के बीच में, तो VA का मान कितना हो जाएगा, VA तो मान लिया इस बिंदु ए पर विभव कितना है VA, इधर चले धारा तो यहां पर है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, यहां पर प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस E, ठीक है ना, E1, और जब इधर जाएंगे धारा डायरेक्शन कैसी इसमें इस तरफ है, तो धारा की डायरेक्शन जब इस तरफ है और पाथ हमारा इस डायरेक्शन में है, तो पाथ के विपरीत दिशा में हुए, पाथ के विपरीत दिशा में होने का मतलब लेंगे इसको प्लस में, पाथ के विपरीत दिशा में हम क्या लेते हैं हम लोग, प्रतिरोध और धारा गुणनफल लेते हैं प्लस में, तो I इंटू R ये हो जाएगा प्रतिरोध तथा धारा गुणनफल किसमें लेंगे, तो I1 है।
R1 और I1, ये दोनों R1 और I1 बात समझ आ रही है। मतलब यहां पर हमने एक बिहेवियर लेके चले VA, आगे जाएंगे, यहाँ कोई सेल नहीं मिला, सेल यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं मिला, सेल यहाँ पर है, सेल मिला यहाँ पर, प्लस से माइनस गए तो माइनस, फिर यहाँ धारा की विपरीत दिशा में हमारा पाथ है तो इसके गुणनफल किसमें लेंगे, प्लस में R1 इंटू I1, और आगे बिंदु B पर पहुंच गए तो बराबर VB। यहां से जरा VA माइनस VB निकालो, कितना हो जाएगा, इसको उधर लाओ उसको उधर ले जाओ, तो क्या बना हमारे पास E1 माइनस I1 R1, ये तो बना। या इसको हम लोग V बराबर भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच विभवांतर V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1 माइनस I1 R1। यहां से जरा I1 का मान निकालो, कितना हो जाएगा, I1 का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको उधर यानी E1 माइनस V बटे 1, ये मान आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। यहां से धारा जो एक सेल से मिलेगी उसका मान इतना हो, E1 माइनस B अपान R1। इसी प्रकार जरा इस वाले पाथ के लिए यही नियम लगाओ, किरचॉफ का नियम, ये किरचॉफ के नियम लिखा हम नहीं बात, किरचॉफ के नियम न लिखा। जरा यहाँ पर भी किरचॉफ ने इस वाले पाथ में लगाओगे तो सेम वही चीज आएगी इस तरीके से, बस अंतर क्या होगा, केवल E1 की जगह E2 हो जाएगा, R2 की जगह R1 की जगह R2 हो जाएगा, तो सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से I2 कितना लिख सकते हैं हम लोग, E2 माइनस V अपान R1। ये जरा I1 I2 के मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, क्या बन जाएगा, I1 व I2, I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो जरा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू I1, I1 हमारा है E1 माइनस B अपान R1, और प्लस I2 की वैल्यू है E2 माइनस B अपान R2। इसको और जरा सॉल्व करो, इसको और जरा सॉल्व करोगे तो उसको जरा अलग अलग डिवाइड करके लिख लो, तो लिख सकते हैं I इक्वल टू E1 अपान R1 माइनस B अपान R1, लिख दिया, प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग E2 अपान R2 माइनस B अपान R2, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको लिखा जा सकता है E1 अपान R1 और प्लस E2 अपान R2, इस पास लिख दिया। यहाँ पर हम लोग V कॉमन ले सकते हैं इस जगह, इन दोनों में, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो जरा इसको V की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो गया, B ब्रैकेट बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, और इसको जरा उधर ले जाओगे तो पहले जो लिखा उसको पहले लिख लो, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस R2, ऐसा लिख सकते हैं। या V इक्वल टू लिखा जा सकता है, इसको नोट कर लो जरा पहले, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या लिखा जाएगा, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, ये तो इतना आएगा, अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ऐसे बटन चाहेगा ना इसके पूरे, माइनस I, और ये लिख सकते हैं, ये बटे में पूरा चला जाएगा, बटे में जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। इसको हम लोग ऐसे लिख लें, I ब्रैकेट में, अब ये I अब अपान में ये हिस्सा पूरा इसके अपान में जाएगा, तो यहां पर आएगा अपान, तो ये अपान में, या इसको ऐसे I अपान,
अब तो ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, इसे लिखा जा सकता है। आप जरा ये देखो, इसको थोड़ा सा अगर हम इस प्रकार से लिख लो इस चीज को, E1 प्लस E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस I, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये आप इक्वेशन नंबर डाल लो, फर्स्ट सेकंड डालो, फर्स्ट तो पढ़ चुकी है। अब जरा देखो, अगर हम इसको नोट करो, अगर हम ये कहें कि इन दोनों सेलों का जो कॉम्बिनेशन है उससे एक बैटरी बन गई, और बैटरी का जो विद्युत वाहक बल कितना होगा, मान लीजिए एक से ये दोनों को जोड़ करके एक बैटरी की तरह काम करने लगा। ये कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, कुल जोड़ेंगे तो एक बैटरी की तरह काम करेगा, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना हो गया है E इक्विवेलेंट, और आंतरिक विद्युत कितना हो गया है R इक्विवेलेंट। अब जरा देखो, ये बिंदु हमारे A और B हैं, A और धारा इसमें प्रवाहित हो रही है I, जैसा कि इसमें बह रही थी। अब जरा इसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ, तो V इक्वल टू क्या बनेगा इस वाले चित्र के अनुसार, तो बनेगा E इक्विवेलेंट माइनस I और R इक्विवेलेंट, ये बन जाएगा इक्वेशन। अब जरा इन दोनों जरा कंपेयर कराओ, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने, तो तुलना करेंगे तो देखो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई, E इक्विवेलेंट कितना आया पूरा इतना, यानी E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ये कुल विद्युत वाहक बल आएगा। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट हमारा आएगा, कंपेयर कराओ तो R इक्विवेलेंट इतना पूरा लिखा है, इतना पूरा लिखा मतलब 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ये तो लिखा है। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जरा उल्टा कर दो ऐसे, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका प्रतिरोध का फार्मूला जो होता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, तो वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इस प्रकार से ऐड कर देना है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको जोड़ने पर कोई नया फार्मूला बन करके नहीं आया, वो तो वही समांतर क्रम वाला सूत्र बन गया। अगर इन दोनों दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे तो उसका सूत्र ये बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा 1 अपान R इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है, अगर दो अलग अलग विद्युत वाहक बलों को सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और उनके प्रतिरोध भी अलग अलग हैं, तो उसका फार्मूला ये है E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अगर इसी प्रकार से अगर n से जुड़े हों तब क्या होगा, एक का E1 हो, दूसरे का E2 हो, E3 हो, E4 ऐसे करके n से जुड़े हों, तब फार्मूला क्या लिखा जाएगा, और आगे प्रतिरोध भी सबके अलग अलग हों, R1 R2 R3 and so on Rn तक। तो इसी तरीके से आप इसको इसी क्रम में इसको बना सकते हैं। इसको नोट कर लो जरा, पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक कुल प्रतिरोध तो याद ही रहेगा, समांतर क्रम में है, सीधे सीधे जोड़ देंगे। ये जो कुल विद्युत वाहक बल है उसके लिए फार्मूला आपको जरूर याद रखना है ये, ठीक। अगर हम बात करें एन सेल की, जैसे इसमें हमने अभी दो ही सेल दिखाए हैं, अगर हम कह देते हैं इसमें और सेल लगे हैं ऐसे इस तरीके से, और ऐसे करके तमाम सेल ऐसे करके एन सेल मान लगे हैं, और फिर कहा जाता अब बताओ कितना है, यानी इस तरीके से और भी ऐसे सेल ढेर सारे लगे हों, कितने लगे हों एन सेल, तो क्या कुल विद्युत वाहक बल कितना हो। तो यदि एन सेल समांतर क्रम में लगे हैं
लगे हैं तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा जरा बताओ। इसी क्रम में जरा लिखो, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 एंड सो ऑन En अपान Rn अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपान Rn। ये n सेलों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा पैरेलल में, तो इसका इतना विद्युत वाहक बल इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट को सीधे समांतर क्रम वाला सूत्र लगा देंगे। R इक्विवेलेंट का मान कैसे निकालेंगे, सीधे 1 अपान R कर दो, 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपान Rn। इतने प्रतिरोध है सबको जोड़ने से, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट का फार्मूला। इसी में अगर कंडीशन लगा देते हैं कि सभी सेल बराबर विद्युत वाहक बल के हैं और सबके आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर हैं, तो कंडीशन अगर लगाते हैं यदि n सेलों में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, तब बताओ कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। अगर ये यदि n सेलों में प्रत्येक सेल का, तो अभी तो सबने अलग अलग मान कर लिया है कि सबका E1 E2 E3 सब अलग अलग है, R1 R2 R3 भी अलग अलग है। अगर सबका सेम हो तब E इक्विवेलेंट कितना होगा जरा ये देखो। सबका E हो, जैसे यहाँ पर हम E1 E2 ना कह करके हम क्या कहें, सबका सेम विद्युत वाहक बल हो और सबका आंतरिक प्रतिरोध भी सेम हो, तब कितना विद्युत वाहक बल आएगा। तो जरा लगा दो इसमें, सब E1 E2 जगह सब क्या हो जाएगा E अपान R भी सबका सेम E अपान R ऐसे करके हो जाएगा एंड सो ऑन E अपान R, n पदों तक जोड़ना है, अपान 1 अपान R प्लस 1 अपान R प्लस एंड सो ऑन 1 अपान R ऐसे करके जोड़ेंगे। अब जरा देखो इसको जोड़ा हमें कितना आ गया, n पदों तक जोड़ा तो n E अपान R आएगा, E अपान R E अपान R E अपान n पदों तक जोड़ेगा तो n E अपान R हो जाएगा, अपान यहाँ पर देखो 1 अपान R तो क्या हो जाएगा n अपान R। कितना हो गया मान n E अपान R और ये हो जाएगा R अपान n से n कैंसिल, R से R कैंसिल, कितना आ गया E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितना आ गया, कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया E के बराबर। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर सेम विद्युत वाहक बल के सेलों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका कुल विद्युत वाहक बल वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, ठीक है ना। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा 1 अपान R इक्विवेलेंट, 1 अपान R प्लस 1 अपान R ऐसे जोड़ेंगे ना, 1 अपान R लास्ट में कितने टर्म है इसमें n, तो किसका बराबर हो जाएगा n अपान R के, या इसको लिख सकते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट जब निकालें तो उसके बराबर हो जाएगा R अपान। तो अगर सेम आंतरिक प्रतिरोध है तो जितना एक का है उसमें जितने सेल जोड़ रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, 2 सेल जोड़ रहे हैं तो R/2, 3 से जोड़ रहे हैं तो R/3, तो उसका कुल आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। अगर n से जोड़ रहे हैं तो R/n हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर समांतर क्रम में सेम विद्युत वाहक बल हैं तो उसका जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो सिर्फ एक भुजा पर, यानी एक भुजा पर जितना लगा होगा विद्युत वाहक बल। अब एक भुजा पर मतलब कई सेल लगे हों निश्चित क्रम की जब बात होगी तब, तो उसमें भी जितना एक भुजा पर लगा होगा उतना ही कुल विद्युत वाहक बल आएगा। जैसे यहाँ पर एक ही सेल लगा था, सबका ई है, तो कुल विद्युत वाहक बल भी ई आ गया है। इस तरीके से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कि अगर n सेल लगे हों तो बताना है कि कुल
धारा का मान कितना होगा और धारा अधिकतम कब मिलेगी। तो अगला हमारा जो पॉइंट है इसको नोट कर लो जरा पहले, फिर बताते हैं। तो समांतर क्रम में एक पॉइंट है, यदि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो बताना है कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो यह भी हम लोग निकाल चुके हैं, उस तरीके से निकाला जा सकता है इसको। और धारा में यहां ज्ञात करनी है कि धारा अधिकतम कब मिलेगी। तो इसके लिए तो चित्र में अगर देखें, तुम्हारा एक सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे करके इसमें कितने सेल लगे हैं, n सेल। ये समझो लास्ट में एक सेल और लगा दिया हमने, बीच में कितने लगे हैं, टोटल सेल जो हमारे लगे हैं वो हैं n। सबका विद्युत वाहक बल E है, प्रतिरोध सबका R, विद्युत वाहक बल E, प्रतिरोध R, और सबका समांतर जोड़ने मतलब क्या होता है, सबको हम एक पॉइंट से जोड़ रहे, सब प्लेटों को एक पॉइंट से, एक प्लेट को एक पॉइंट से दूसरी वाली प्लेट को दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं जैसे। तो ये हमारा एक बैटरी बन गई, इसका विद्युत वाहक बल बताना है कितना होगा। ये मान लिया पॉइंट हमने मान लिया A और B। तो कुल धारा, इधर से धारा कुछ अलग आएगी, I1 आएगी, इधर से I2 आएगी, ऐसे करके सबसे धारा आएगी अलग अलग, लेकिन सब मिलकर के यहां धारा कितनी भेजेंगी, I के बराबर। तो कुल विद्युत वाहक बल बताओ। अभी हमने ज्ञात किया कि सबके विद्युत वाहक बल सेम हो तो E इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, बताओ। सब विद्युत कितना हो जाएगा, E के बराबर। जितना एक भुजा पर लगा विद्युत वाहक बल होता है वो बराबर होता है समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर। और R इक्विवेलेंट कितना होगा वो भी हम लोग निकाला है। फिर समांतर क्रम जोड़ोगे इसको कितना आ जाएगा, R बाई N। तो धारा का मान कितना होगा, धारा का सूत्र होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। वैल्यू जरा रखो इसमें, E इक्विवेलेंट का मान है E अपॉन R। R का मतलब क्या है, R इस सेल से धारा जहां पर भेज रहे हैं उस वाय प्रतिरोध की वैल्यू है। ये बल्ब, ये कोई बल्ब हो सकता है, कोई छोटा बल्ब, बड़ा, कोई भी ले सकते हैं बल्ब। तो ये R का मतलब उसका प्रतिरोध है। तो यहां पर R की वैल्यू तो R हो गई। R इक्विवेलेंट का मान कितना है, R बाई N। इसको सुविधा के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NE अपान NR प्लस, ये लिख सकते हैं। इसमें भी कंडीशन आप लगा के देखो, धारा अधिकतम कब होगी, इसमें कंडीशन लगाओ। यदि पहला पॉइंट है, यदि ये कुल विद्युत वाहक ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, अगर ऐसी कंडीशन है तो R को हम क्या मान सकते हैं, जीरो, सॉरी जो वैल्यू कम है उसको जीरो, R अपान N को जीरो मान सकते हैं, समझ सकते हैं। जब ये ऐसा मान लेंगे तो यहां पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको जीरो मान लिया हमने, तो ये E अपान R मिला के E अपान R भाई है, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, R बाई N का मान जीरो हो जाएगा। तो E अपान R मिला। इसका मतलब देखो यहाँ कहीं N नहीं आया, N नहीं आया, मतलब धारा जो बराबर होगी वो एक सेल के बराबर होगी, चाहे 4 सेल जोड़ दो, चाहे 10 सेल जोड़ दो, चाहे N सेल जोड़ दो।
तो इसका मतलब है, इसको क्या लिख सकते हैं इस भाषा में, सो नोट कर लो जरा पहले। इससे क्या निष्कर्ष निकला, कहते हैं इस संयोजन से प्राप्त धारा, इस संयोजन से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त, इस एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। ये तो कर सकते हैं ना। मतलब अगर इस तरीके से जोड़ोगे कि जिनका आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, इसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, तो उस संयोजन से अगर जोड़ेंगे तो उसमें हमको एक सेल के बराबर ही धारा मिलेगी, यानी इसमें अधिक धारा की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी ऐसे सेलों को आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा कंडीशन आप लगा के देखो जरा क्या निष्कर्ष निकलता है। यदि R/N इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तो अगर ये कंडीशन लगाए R/N यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है, तो तब हम R को 0 कर सकते हैं, मान सकते हैं लगभग। तो धारा I का मान कितना हो जाएगा, E/, इसको 0 कर दो इस वाली वैल्यू को, कितना बचेगा, E/R/N बचा, यानी सिंपली सकते हैं I इक्वल टू लिखा जा सकता है NE/R। अब देखो इस कंडीशन में जरा देखो, कहते हैं अब देखो यहां पर धारा हमको n गुनी मिल रही है, 2 से जोड़ेंगे तो 2 गुनी, 3 से जोड़ेंगे तो 3 गुनी, अच्छा n से n गुनी हो जाएगा। कहते हैं इस संयोजन से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होगी, ऐसा लिख सकते हैं। तो पूरा निष्कर्ष क्या निकला कि अगर अधिक धारा प्राप्त करना है तो किन सेलों को जोड़ना पड़ेगा हमको समांतर क्रम में, अर्थात समांतर क्रम संयोजन में अधिक धारा प्राप्त करने के लिए ऐसे सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ऐसे सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए जिनका कुल आंतरिक प्रतिरोध, कब फायदा मिलेगा, जब कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक, जिनका कुल आंतरिक प्रतिरोध, यहां लिख देते हैं कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक, तब ये फायदा मिलेगा हमको। तो ये निष्कर्ष निकला
कि अगर हमको श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ना है तो अगर वह प्रतिरोध का मान जहां धारा भेज रहे हैं, वह मतलब जहां धारा भेज रहे हैं वहां का प्रतिरोध अगर ज्यादा है और कुल आंतरिक प्रतिरोध कम अगर आ रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ने से, तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारा आपको ज्यादा मिलेगी। और अगर समांतर क्रम में जोड़ करके देखो, अगर समांतर क्रम संयोजन से कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर वाह्य प्रतिरोध से ज्यादा आ रहा है तो फिर समांतर क्रम में धारा हमको अधिक मिलेगी। तो इस प्रकार से जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से हम सेलों का संयोजन कर लेते हैं। तो आज हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो प्रकार का संयोजन हम लोगों ने पढ़ा है और ये भी जाना है कि किन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और किन सेलों को समान श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। और उसके बाद अगला जो हम लोग टॉपिक रहेगा उसमें ये हम लोग सीखेंगे कि जब मिश्रित क्रम जोड़े जाए, मतलब कुछ श्रेणी क्रम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कब धारा अधिकतम प्राप्त होगी, तो ये हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी पे समाप्त होती है। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।